हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी पैनेसी में। ये आपका क्लास 12 भूगोल का चैप्टर 2 है, विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व एवं वृद्धि। इस पार्ट से जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहे हैं उन्हीं को मैं आपको बताऊंगा। सारे प्रश्नों के उत्तर मैं आपको थ्योरेटिकल बताता जाऊंगा और आपको आसानी से याद भी होता जाएगा। जिस प्रकार आप एक कहानी सुनते हैं तो आपके दिमाग में पूरा इमेज बन जाता है, उसी प्रकार से मैं आपको बताऊंगा और आपको प्रश्न के उत्तर आसानी से याद होते जाएंगे। यहाँ पर देखिए जनसंख्या घनत्व, इस पार्ट से पहला जो है छोटा प्रश्न बनेगा। क्या बनेगा? जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। इस पार्ट से छोटा प्रश्न पहला क्या बनेगा? जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। तो आप उत्तर लिखिएगा, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को हम क्या जनसंख्या घनत्व कहते हैं। दूसरा परिभाषा लिख लीजिएगा, दोनों मान्य होते हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को हम क्या जनसंख्या घनत्व कहते हैं। पहला आपका प्रश्न का उत्तर हो गया। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या होता है। ये आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय में पूछा जाता है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। इस तरह से आपसे प्रश्न पूछता है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। आपसे ये प्रश्न इस तरह से ही पूछ सकता है, जो आपका भारत भूगोल है, कि भारत में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो दोनों में सटीक बैठेगा। पहला आप लिखेंगे, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित 3 कारक हैं: भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक कारक। अब इन कारकों के अंदर भी आपको लिखना होगा। पहला भौगोलिक कारक के अंदर आप लिखेंगे जल की उपलब्धता। इसको ध्यान से समझिएगा, ये समझ लीजिए एक कहानी है, आप आसानी से अगर सुनेंगे तो याद होता जाएगा, 100% गारंटी है। ठीक इसी प्रकार जैसे मैं आपको बता रहा हूँ उसी प्रकार मैं भी किसी से सुना था, आज तक हमें याद है। तो पहला है आपका जल की उपलब्धता। इसमें आप क्या लिखेंगे? जिन क्षेत्रों में जल की उपलब्धता होती है ऐसे क्षेत्रों में क्या लोग जाकर रहना निवास करते हैं। क्यों निवास करेंगे? क्योंकि जहाँ पर जल की उपलब्धता होती है, जल ही जीवन होता है। मनुष्य को कोई भी कार्य करना हो, नहाना हो, खाना हो, पीना हो या फैक्ट्री स्थापित करनी हो, जल का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो लोग ऐसे क्षेत्रों में जाकर निवास करेंगे जहां क्या जल की उपलब्धता होगी। लोग ऐसे क्षेत्रों में नहीं निवास करेंगे जहां जल मिलता ही ना हो। आप राजस्थान के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जल ना के बराबर मिल रहा है, तो लोग ऐसे क्षेत्रों में क्या छोड़ देते हैं, ऐसे क्षेत्रों में जाकर रहेंगे जहाँ जल की उपलब्धता होगी। आशा करता हूँ आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। दूसरा है भू आकृति, यानी भू की बनावट। लोग ऐसे क्षेत्रों में जाकर निवास करेंगे जहां भूमि क्या हो, समतल हो या मंद ढलान हो। तो लोग ऐसे क्षेत्रों में जाकर निवास करेंगे जहां क्या भूमि समतल हो। ऐसे क्षेत्रों में नहीं लोग निवास करेंगे जहां ऊबड़ खाबड़ भूमि हो, पठारी भूमि हो, जहां पर क्या पर्वतीय भूमि पाई जाती हों। यानी कहने का तात्पर्य है कि जहाँ समतल भूमि होगी वहाँ समतल मैदान होगा, वहाँ कृषि कार्य आसानी से हो जाएगा, वहाँ फैक्ट्रियाँ आसानी से स्थापित हो जाएंगी। कोई भी फैक्ट्री स्थापित होगी वह पहाड़ पे थोड़ी ना स्थापित होगी। अगर फैक्ट्री स्थापित होगी तो वहाँ फैक्ट्री में काम करने के लिए जो ट्रांसपोर्ट है उसको गाड़ी घोड़ा भी जाने के लिए सुविधा होनी चाहिए। तो लोग इस प्रकार से जो समतल मैदानी भूमि होती हैं वहाँ पर लोग अच्छे से निवास करना चाहते हैं, जिससे उनकी क्या अपनी दैनिक जो जीवन की आवश्यकता होती है उसकी भी पूर्ति की जा सकती है। अगला पॉइंट है जलवायु। जलवायु कैसे है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने में? जलवायु जो है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभाती है। लोग ऐसे क्षेत्रों पर निवास करना चाहते हैं जहां पर सम जलवायु हो। लोग ऐसे क्षेत्रों पर निवास नहीं करेंगे जहां पर विषम जलवायु हो। सम जलवायु जो आपके जीवन के लिए अनुकूल होती है, यानी अगर आपको मैं बताऊं जहां पर अत्यधिक गर्मी पड़ेगी क्या आप वहां पर निवास करना चाहेंगे? जहां पर अत्यधिक ठंडी पड़ेगी क्या आप वहां पर निवास करना चाहेंगे? आप ऐसे क्षेत्रों पर निवास नहीं करना चाहेंगे। आप ऐसे क्षेत्रों पर निवास करना चाहेंगे जहाँ पर गर्मी भी और आपकी ठंडी भी क्या बराबर मात्रा में पड़ती हो, यानी जीवन के लिए वह अनुकूल हो। इसीलिए जो आपका भूमध्य रेखीय प्रदेश है, ऐसे क्षेत्रों में दोनों चीज़ें बराबर में आपको मिलेंगी। इसीलिए भूमध्य रेखीय प्रदेश जो है वो जनसंख्या घनत्व के मामले में काफ़ी अत्यधिक है। तो जलवायु भी क्या जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभाती है। आपका चौथा इसमें लिखेंगे मृदा। देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपको बार बार बता रहा हूँ, जब आज तक आप इसको लिखेंगे पूरा नहीं, ये एक ऐसा प्रश्न है जिनमें आपका लगभग 2.5 पेज का उत्तर ये आपका बनता है। अगर लिखेंगे अच्छे से तो एग्जामिनर आपको पूरा नंबर देगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मृदा आप क्या लिखेंगे? मृदा
मृदा भी क्या जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभाती है। मृदा जो होती है वो अधिकतर किसी कार्य को देखकर लोग वहाँ पर पलायन करते हैं। जहाँ पर क्या मृदा अच्छी होगी वहाँ पर लोग जाकर निवास करेंगे। वहाँ पर क्यों निवास करेंगे? क्योंकि वहाँ जाकर वह आप कृषि कार्य कर कर अपनी जीविका को चला सकते हैं। लोग ऐसे क्षेत्रों में थोड़ी ना जाकर निवास करेंगे जहाँ पर मृदा की गुणवत्ता अच्छी ना हो। कोई बालू वाली मिट्टी में जाकर निवास करेगा? नहीं निवास करेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ वो कृषि कार्य नहीं कर पाएगा, वह खाने के लिए मर जाएगा। तो इसी प्रकार मृदा जो होती है वह क्या होती है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभाती है। गंगा का जो तटीय मैदानी भाग है वह देखिए कृषि कार्य के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। तो जो गंगा का तटीय भाग, मैदानी भाग है, वहां पर आपको जनसंख्या घनत्व अधिक देखने को मिलता है। अब आप लिखेंगे दूसरा आर्थिक कारक। आर्थिक कारक के अंतर्गत पहला आप लिखेंगे खनिज। ऐसे क्षेत्र जो खनिज से परिपूर्ण होते हैं वहाँ पर क्या होता है, औद्योगिक कंपनियां स्थापित हो जाती हैं। जब वहाँ पर औद्योगिक कंपनियां स्थापित हो जाती हैं तो सभी व्यक्ति को काम हो चाहिए, जब काम करेगा तो ही खाएगा। तो लोग जो होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होता है, जो गरीब तबके के होते हैं, वह क्या करते हैं, गाँव से या शहर से वो उस जगह पर पलायन कर जाएंगे जहाँ पर खनिज की उपलब्धता होगी, जहाँ पर क्या वहाँ पर कल फैक्ट्रियाँ स्थापित होंगी। तो ऐसे क्षेत्रों में लोग जाकर क्या जनसंख्या को बढ़ा देते हैं जिससे उनकी जीविका जो हो चल सके। सभी कार्य क्या किस लिए हो रहा है, जीविका को ही उपार्जन के लिए। आप किस लिए कुछ कर रहे हैं, आप कुछ खाएंगे तभी ना जीवित रहेंगे, इसीलिए आप काम कर रहे हैं, आपका कुछ उद्देश्य होगा। फिर इसके बाद दूसरा है नगरीकरण। नगरीकरण भी क्या जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। नगरीकरण में देखिए आप देखेंगे स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, चिकित्सा सब कुछ आपको विकास मिलेगा। वहाँ आप आसानी से शिक्षा भी प्राप्त कर सकते हैं, आप अपनी चिकित्सा भी करा सकते हैं। नगर में आपको रोजगार भी मिल सकता है। तो गांवों से अत्यधिक मात्रा में लोग क्या करते हैं, नगरों में पलायन कर जाते हैं, यानी प्रवास कर जाते हैं। तो नगरीकरण भी क्या जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभाती है। आपका लास्ट है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण जो होती हैं वो रोजगार लोगों को उपलब्ध कराती हैं। तो जहाँ पर औद्योगिकरण होगा वहाँ पर लोग ज़्यादा निवास करेंगे। कैसे? जब देखिए आपको मान लीजिए आप गांव में हैं, खेती कर रहे हैं, आपको 5,000 मिल रहा है। अगर आप कंपनी में जाकर काम कर रहे हैं तो आपको 18,000 रुपये मिलेगा। तो आप क्या गांव में खेती करना चाहेंगे? आप गांव में खेती नहीं करना चाहेंगे, आप जाएंगे जहां पर औद्योगिकरण है। ये औद्योगिकरण कहाँ होगा? शहरों में ही होगा। तो जहाँ आप शहरों में आकर रहेंगे तो औद्योगिकरण भी क्या है, लोगों को जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभाती है। अब आपका आता है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। यह भी क्या होता है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभाता है। तो सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक कैसे जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभाता है। जिन समाजों में आप देखेंगे क्या हमेशा गुटबंदी चलती होती हो, हमेशा जातिवाद चलता हो, अशांति का माहौल फैला हो, दंगा हमेशा होता हो, मारपीट होता हो, क्या आप ऐसे समाज में रहना चाहेंगे? आप ऐसे समाज में नहीं रहना चाहेंगे। आप कैसे समाज में रहना चाहेंगे? जहाँ पर क्या शांति हो, जहाँ पर आपको सुरक्षा मिलती हो, जहाँ पर आपका मान सम्मान मिलता हो, जहाँ पर आप क्या अपने सांस्कृतिक कारक जो आपके संस्कृति है उसको आप अपना बचा कर भी रह सकते हैं। तो आप ऐसे क्षेत्रों में रहना चाहेंगे जहां पर आपको ये सारी सुविधाएं मिलती हो। आप ऐसे क्षेत्रों में नहीं निवास करेंगे जहां पर हमेशा मारपीट चलता हो, दंगा प्रसाद होता हो। तो आप ये सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक भी क्या होता है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभाता है। मान लीजिए मैं एक उदाहरण देता हूं, जम्मू कश्मीर में रोज आतंकवादी मामला घटित होता है। क्या आप जम्मू कश्मीर में रहना चाहेंगे? नहीं रहना चाहेंगे। आप आ जाएंगे कहाँ? आप उत्तर प्रदेश में आकर रहना चाहेंगे, आप बिहार में भी रहना चाहेंगे, आप मध्य प्रदेश में भी रहना चाहेंगे, लेकिन आप जम्मू कश्मीर में नहीं रहना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ आपको मालूम है वहाँ आतंकी हमले हो रहे हैं। तो सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक भी क्या होते हैं, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। फिर इसके बाद देखिए जनसंख्या वृद्धि। ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है, 2 नंबर का ये प्रश्न जब भी पूछा जाएगा 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा कि जनसंख्या वृद्धि से क्या आशय है। इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा। तो देखिए जनसंख्या वृद्धि से यही आशा है कि किसी क्षेत्र में निश्चित समय अवधि के अंतर्गत बसे हुए लोगों की जनसंख्या में परिवर्तन से किसी क्षेत्र में, आप आराम से समझिए,
किसी कोई भी क्षेत्र है, कोई भी जनसंख्या आकर निश्चित समय अवधि के अंतर्गत बसी हुई है, उस जनसंख्या उस निश्चित समय के अंतर्गत जनसंख्या में क्या परिवर्तन हो रहा है, वही जनसंख्या वृद्धि दर। ये जो जनसंख्या वृद्धि दर होती है वह धनात्मक भी होती है, वह ऋणात्मक भी होती है। यानी जनसंख्या बढ़ती दर से बढ़ती भी है और जनसंख्या जो है घटती भी है, ये आपको मालूम होगा। तो जनसंख्या वृद्धि से यही आप लिखेंगे। इसके बाद आपका मस्त प्रश्न बनता है, ये भी आपका कभी कभार अगर पूरा बनेगा कि प्रवास किसे कहते हैं तथा प्रवास को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए, तब ये प्रश्न जो है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में बनेगा। अगर आपको तोड़कर पूछा जाता है कि प्रवास किसे कहते हैं, तो प्रवास किसे कहते हैं ये मैं आपको समझाता हूं। किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के द्वारा अपने स्थान का अस्थायी रूप से परिवर्तन ही क्या प्रवास कहलाता है। यानी अगर आप आप अपने गांव में रह रहे हैं, मैं अच्छा उदाहरण देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। आप अपने गांव में रह रहे हैं, किन्हीं कारणवश आप गांव को छोड़कर हमेशा के लिए शहर में आ गए, वह क्या कहलाएगा, आपका प्रवास कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रवास कहलाएगा। किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा अपने मूल स्थान का अस्थायी रूप से परिवर्तन ही क्या आपका प्रवास कहलाता है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक, प्रवास क्यों होता है, प्रवास को प्रभावित करने वाले कारकों की क्या विवेचना कीजिए। तो प्रवास को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित दो कारक हैं, एक आपका प्रतिकर्ष कारक है, दूसरा आपका अपकर्ष कारक है। तो प्रतिकर्ष कारक किसे कहते हैं, वे कारक जो प्रवास को क्या प्रभावित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। यानी वे कारक जो व्यक्ति को अपने मूल स्थान से छुड़वाने का काम करते हैं, यानी वह अपना मूल स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर चला जाता है, वह आपका प्रतिकर्ष कारक कहलाता है। ध्यान से अगर आप समझेंगे तो आपको पूरी चीज आसानी से समझ में आएगी। प्रतिकर्ष कारक किसे कहते हैं, वे कारक जो व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को अपने मूल स्थान से छुड़वाने का काम करते हैं, वो आपके प्रतिकर्ष कारक कहलाते हैं। इनमें क्या होता है, प्रतिकर्ष कारक क्यों होता है, जो व्यक्ति अपने मूल स्थान पर रह रहा है, जब वहां पर सामाजिक अशांति होती है, उसको वहां पर सुरक्षा नहीं मिलता है, उसके जो सामाजिक संबंध है उसको आपको रोका जाता हो, जहां पर आतंकी हमले होते हों, जहां पर क्या राजनीतिक अधिक ज़्यादा फैल गई हो, तो लोग ऐसे स्थानों को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाएंगे जहां पर उनको शांति मिलती हो, आराम से अपना जीवन यापन कर सके। इसके बाद अपकर्ष कारक किसे कहते हैं, वे कारक जो व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को आकर्षित करते हैं आने के लिए, वो आपके क्या अपकर्ष कारक कहलाते हैं। जहां पर सुरक्षा होगी, जहां पर उनको शिक्षा मिलेगा, जहां पर उनको चिकित्सा मिलेगा, जहां पर उनको क्या राजनीतिक स्वतंत्रता मिलेगी, जहां पर उनको क्या जहां पर उनको सांस्कृतिक व्यवस्था अच्छी मिलती हो, वहां पर लोग जाकर निवास करेंगे। तो ऐसे कारक आपके क्या कहलाएंगे, अपकर्ष कारक कहलाएंगे। आशा करता हूं आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। इसके बाद आपका है जननांकी संक्रमण सिद्धांत। इसमें आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, यह भी आपका दीर्घ उत्तरी में पूछा जाता है कि जननांकी संक्रमण सिद्धांत की क्या विवेचना कीजिए। प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तीनों अवस्था, ये जब आपसे पूछा जाएगा ये आपका दीर्घ उत्तरी में ही पूछा जाता है। तो प्रथम अवस्था में क्या लिखेंगे जननांकी संक्रमण सिद्धांत में, प्रथम अवस्था क्या होती है, प्रथम अवस्था में स्वास्थ्य सेवा शिक्षा चिकित्सा का जो होता है विकास नहीं होता है, जिसके तहत जब स्वास्थ्य का विकास नहीं होगा, यानी स्वास्थ्य ना के बराबर है, तो क्या होगा, अत्यधिक जनसंख्या भी बढ़ेगी और अत्यधिक जनसंख्या क्या घटेगी भी। यानी इसमें जन्म दर तथा मृत्यु दर बहुत ही अत्यधिक पाया जाता है। अगर शिक्षा नहीं होगा तो क्या लोगों में जागरूकता ही नहीं होगा कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसीलिए पहले वाले में प्रथम में लोग अत्यधिक बच्चे पैदा कर देते हैं। तो जब अत्यधिक बच्चा पैदा करेंगे तो जनसंख्या ऑटोमेटिक बढ़ेगी, स्वास्थ्य हो गया आपका, शिक्षा हो गया होगा। तो जब ऐसे कारक रहेंगे तो प्रथम अवस्था में क्या जनसंख्या बहुत ही अत्यधिक बढ़ेगी। इसमें देखिए आपका द्वितीय अवस्था में क्या होगा, स्वास्थ्य सेवा शिक्षा चिकित्सा का विकास हो जाने के कारण जनसंख्या जो होती है वो पहले शुरुआती अवस्था में तो तीव्र गति से बढ़ती है, लेकिन फिर मंद गति से क्या घटती भी है द्वितीय अवस्था में। इसमें स्वास्थ्य सेवा शिक्षा चिकित्सा का विकास हो जाने के कारण लोगों में जागरूकता उत्पन्न हो जाती है। जैसे देखिए जब स्वास्थ्य का विकास हो गया, चिकित्सा का विकास हो गया, तो कोई भी व्यक्ति बीमार है उसे आराम से बचाया जा सकता है। और प्रथम अवस्था में क्या था, स्वास्थ्य का विकास ही नहीं हुआ था, कोई बीमार होता था तो ऑटोमेटिक मर जाता था, जब उसको चिकित्सा ही नहीं मिलेगा तो मरेगा ही ना। द्वितीय अवस्था में क्या हुआ, जब चिकित्सा का विकास हो गया तो कोई भी व्यक्ति बीमार होता है, आप ही मान लीजिए बीमार होते हैं तो आराम से जाते हैं मेडिकल पर दवा ले लेते हैं, ठीक हो जाते हैं। इस अवस्था में ये चीज़ नहीं था तो मर जाते थे। तो इसमें क्या हुआ, जनसंख्या बढ़ना शुरू हुआ। द्वितीय
अवस्था में बहुत ही तेजी से जनसंख्या बाद में बढ़ी। इसी में जननांगी संक्रमण का सिद्धांत भी आता है। तृतीय अवस्था, ये आपको इसमें भूगोल में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं देना, ये समाजशास्त्र का क्वेश्चन माना जाता है, जननांगी संक्रमण। तृतीय अवस्था में क्या होगा, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, चिकित्सा का अत्यधिक विकास हो जाने के कारण लोगों में क्या हुआ, जागरूकता उत्पन्न हुई। लोग क्या करने, जब लोग शिक्षित हो जाएंगे उनको मालूम चल जाएगा कि अगर हम एक बच्चा पैदा करेंगे तो उसे हम आसानी से क्या पढ़ा लिखा सकते हैं, अगर हम 2 बच्चे पैदा कर लेंगे तो हम फिर क्या बहुत ही ज़्यादा दबाव पड़ जाएगा। तो इसमें तो शिक्षा का भी विकास हुआ था, स्वास्थ्य का भी विकास हुआ था, इसके कारण लोगों में क्या जागरूकता भी उत्पन्न हो गई थी। तो लोगों को मालूम था हमें कितना बच्चा उत्पन्न करना है या कैसे रहना है समाज में। तो ये तीसरा अवस्था जो था सबसे सही था। तो जितना मैं बताया वही चीज़ आप लिख देंगे अगर, तो भी आपको नंबर आसानी से मिल जाएगा। इसके बाद है जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। जनसंख्या नियंत्रण के उपाय ये आपका लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाएगा। ये जनसंख्या नियंत्रण के उपाय क्या क्या हो सकते हैं जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए। पहला तो जनसंख्या नियंत्रण उपाय जो है आपकी मानसिकता हो सकती है कि हमें अपने पर कंट्रोल रखना होगा। दूसरी चीज आपको जनसंख्या नियंत्रण के उपाय में क्या लिखेंगे, लोगों में जन मतलब होता है लोगों में जागरूकता उत्पन्न करें कि लोग जो हैं वो अत्यधिक बच्चे ना उत्पन्न करें, इसमें कम से कम बच्चे पैदा करें, 1 या 2 बच्चे पैदा करें। अभी अभियान चलाया गया था हम 2 हमारे 2 इंडिया में, ये आपका 2 पॉइंट हो गया। इसके बाद जो आपकी सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक होते हैं वो भी जनसंख्या इसमें क्या होती हैं उनमें बताया जाए कि बहुत से ऐसे धर्म हैं जिनमें मान्यता है कि बच्चे को पैदा करने से रोका ना जाए, यानी जो आपके प्राकृतिक चीज़ें लगाए जाते हैं उन्हें उपयोग में न लाया जाए, यानी जनसंख्या को रोकना ही नहीं है। बच्चे अगर पैदा हो रहे हैं तो होने दीजिए, ये क्या होती है उनमें जन में जागरूकता उत्पन्न होती है। तो जनसंख्या नियंत्रण के उपाय में आप बहुत सब कुछ लिख सकते हैं जितना आपको मालूम है, तो इसको आप लोग जानते होंगे। इसके बाद आपका आता है कि माल्थस का सिद्धांत। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा कि माल्थस का सिद्धांत क्या कहता है। माल्थस का सिद्धांत जो है इंग्लैंड के चर्च के पादरी थे, 1793 में इन्होंने जनसंख्या सिद्धांत अपना दिए थे जनसंख्या नियंत्रण के। फिर इसमें देखिए इन्होंने क्या किया, पहला इन्होंने बताया कि जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वह खाद्य आपूर्ति की तुलना में अत्यधिक तेजी से क्या बढ़ रही है। खाद्य आपूर्ति जो आपके अनाज उत्पन्न हो रहे हैं इनसे भी ज़्यादा तेजी से क्या जनसंख्या बढ़ेगी। दूसरा क्या परिणाम क्या होगा, जब जनसंख्या अत्यधिक बढ़ेगी तो लोग क्या उनके पास खाने को नहीं मिलेगा, वहाँ पर आर्थिक मंदी आएगी, वहाँ पर मारपीट होगा और एक देश दूसरे देश से क्या लड़ाई करेंगे। तीसरी चीज इन्होंने क्या, भौतिक नियंत्रण के स्वविवेक। इन्होंने कहा कि भौतिक नियंत्रण के से अच्छा आप स्वविवेक अपनाइए, यानी खुद पर कंट्रोल रखिए। आप जो है जब तक खुद पर कंट्रोल नहीं रखेंगे तब तक भौतिक नियंत्रण आप कितना, जब आप सेल्फ डिपेंड यानी सेल्फ नियंत्रण ही नहीं रहेगा तो आप कैसे इस काम को अंजाम दे सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि भौतिक नियंत्रण से अच्छा आप स्वविवेक अपनाइए, इससे क्या होगा जनसंख्या नियंत्रित होगी। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों को मेरे द्वारा बताया गया यह सब कुछ समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार के मददफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।